Very welcome to the class once again, everybody. Last we did our orientation, so-called induction class, and today we'll be starting with what is called as bridge the gap. खैर मैंने आपको पहले बता दिया था है क्या. Those concepts of class 11 children जो 12th में बहुत ही ज्यादा important हैं, उनको पढ़ना is very 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 necessary in class 12. नहीं तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ा जाएंगे. तो आप गड़बड़ाए ना. For that very reason, I have framed this topic called as bridge the gap. So I would request everybody कि अपनी अपनी class work copies आप open कर लें and put the heading on the top of the first page titled as bridge the gap. Be very quick. तो भाई आज कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डे मेरे को देख रहे हैं या सुन रहे हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपको समझ में आएगा that this subject is nothing but लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जिसे आप अकाउंट्स या अकाउंटेंसी बोलते हैं. टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल दैट यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड यू सेड टू द वेटर ब्रिंग 2 glasses ऑफ H2O. एवरीबडी वुड से कि सर उसे H2O समझ में नहीं आएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट है लैंग्वेज का. बट अगर आप उसे बोलें कि ब्रिंग 2 glasses ऑफ वाटर, ही और शी विल रेडली अंडरस्टैंड. सिमिलरली मम्मी ने वॉशरमैन को, धोबी को बोला भाई कपड़े साफ नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा CaClO2 ज्यादा डालना. अब उस बेचारे को CaClO2 समझ में आएगा ही नहीं. क्यों नहीं आएगा? वो वॉशरमैन है, वो पढ़ा लिखा नहीं है. he or she won't be able to understand the chemical name. But if mama says use more of bleaching powder, 110% को समझ जाएगा. वही चीज बच्चों यहाँ पे भी है. जब स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी पढ़ते हैं and I happen to cross question them what is the meaning of debit and credit. काफी बच्चे जिन्होंने 11 में ठीक से नहीं पढ़ा होता वो आंसर नहीं दे पाते इसका, बट ये बहुत आसान टर्म है. डेबिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म चिल्ड्रन ड्रेब्रे और ड्रेबिया, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है बेनिफिट. आई रिपीट, ड्रेब्रे और ड्रेबिया, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है बेनिफिट. एंड क्रेडिट इज डिराइव्ड चिल्ड्रन फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडरे और credia, whose English meaning is sacrifice. I doubt कि काफी बच्चों को ये पता होगा. अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है. और जब हम इन शॉर्ट डेबिट को DR एंड चिल्ड्रन क्रेडिट को CR लिखते हैं, तो ये DR और CR आता कहां से है? दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ड्रेब्रे एंड ड्रेबिया, एंड CR इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्रेडरे एंड क्रेडिया. सो कैसे मैं इसको साबित करूंगा कि मैं आपको ठीक पढ़ा रहा हूं? मेनी अ टाइम्स बच्चों, जब हम बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं तो हमको एक मैसेज आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद सो एंड सो अमाउंट. आई रिपीट, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद सो एंड सो अमाउंट. तो यहाँ पे क्रेडिट शब्द का मतलब है सैक्रिफाइस. आपने त्याग किया, सैक्रिफाइस किया उस पैसे का जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया है. और जब आप पैसे विड्रॉ करते हैं बैंक से, आप कहीं शॉपिंग करते हैं, पापा मम्मी का कार्ड स्वाइप करते हैं, ATM से मनी विड्रॉ करते हैं, तो मैसेज आता है योर अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज नाउ यू आर एक्चुअली गेटिंग दैट मनी, तो यू हैपन टू गेट सम बेनिफिट ऑफ दैट. ये बात लोगों को समझ में आ गई होगी कि सारा का सारा खेल लैंग्वेज का है बेसिक. गॉट इट क्लियर? सो आई वांट एवरीबॉडी टू प्लीज अपडेट द सेम इन योर क्लास वर्क कॉपीज. बी क्विक टू दिस. कंटिन्यूएशन विद डेबिट एंड क्रेडिट तो लोगों को समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पे चल रहे हैं. 2 तरह का क्लासिफिकेशन है. प्लीज ड्रॉ दिस फॉर्मेट, देन आई स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज मॉडर्न. ट्रेडिशनल वाज डेवलप्ड अमंग यूरोपियन कंट्रीज और मॉडर्न जो डेवलप हुआ था दैट वाज अमंग अमेरिकन नेशंस. ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स के 2 क्लासेस होते हैं बच्चों. One is called as personal and other is called as impersonal. I repeat, one is called as personal and other is called as impersonal. और impersonal को further 2 classes में divide किया गया है. One is known as children real and other is known as nominal. So I repeat, personal, impersonal. Impersonal gets divided into real and nominal. Real is again subdivided in 2 categories. One is named as children tangible,
इसमें आप कैश, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इन अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे। और सेकंड इज इनटैंजिबल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, फ्रैंचाइज, नो हाउ, मास्ट हेड, ऐसे कुछ आइटम्स जाते हैं इनटैंजिबल की कैटेगरी में। सो ट्रेडिशनल अकाउंट का जब रियल अकाउंट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आई वांट कि हम रूल भी लिख लें। इट इज डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out. Again, every time please link your debit and credit with benefit and sacrifice, तो crystal clear हो जाएगा। When something is coming in, it is going to give benefit, तो हम डेबिट करते हैं। When something is going out, तो हम उसका sacrifice कर रहे हैं तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो it happens to include children, individuals and organizations। तो अगर बात करें मिस्टर XYZ पर्सनल अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर हैं वो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, मिस्टर XYZ is an individual, both happens to belong to the category of personal account। The rule is debit the receiver, credit the giver। and thereafter जब हम नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं तो बड़ा धमाकेदार शब्द यहां लिखने जा रहा हूं, इट कंप्राइजेस ऑफ सर्विसेज चिल्ड्रन। अगर आपने किसी से सर्विसेज ली हैं तो आपको कॉस्ट स्पेंड करनी पड़ेगी, नोन एज एक्सपेंस। एंड चिल्ड्रन अगर आपने किसी को सर्विसेज दी हैं तो आपको कुछ बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, बट आपके सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करेंगे एज इनकम। तो काफी बार बच्चे ये भी सोचते हैं सर डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, समझ में आता है कि बेनिफिट हो रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट द गिवर, समझ में आ रहा है कि सैक्रिफाइस है। बट नॉमिनल अकाउंट का रूल 90% से ज्यादा बच्चे सोचते हैं कि उल्टा लिखा गया अकाउंटेंसी में। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, सीधा ही लिखा गया है। द रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब आप इलेक्ट्रिक बिल अपने ऑफिस में रिसीव कर रहे हैं, टेलीफोन बिल अपने ऑफिस में रिसीव कर रहे हैं, वाटर टैक्सेस का बिल अपने ऑफिस में रिसीव कर रहे हैं, यू हैव ऑलरेडी गॉट दीज सर्विसेज, आपको सर्विसेज मिल चुकी हैं। जब आपको बच्चों सर्विसेज मिल चुकी हैं तो क्या हो रहा है, आपका बेनिफिट हो रहा है। और उसी बेनिफिट के लिए जब हम बोलते हैं कि आपने सर्विसेज ली हैं तो इट्स एन एक्सपेंस। कुछ बच्चों को एक्सपेंस की डेफिनेशन भी याद होगी, 11th में पढ़ी थी हमने, कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। I repeat, cost of short term benefit. So debit all expenses का मतलब debit the benefit which you have derived from the services. Credit all incomes का मतलब sacrifice जो आपने लोगों को services दी है। Okay? So very quickly please update this, फिर हम चलते हैं modern classification के rules पे। तो children after covering up traditional चलते हैं modern की तरफ। The first category is assets account, in which we have tangible and intangible assets के साथ साथ children one more category titled as debtors। Second category is of capital। Capital का मतलब क्या होता है, any contribution done by the owner। I repeat children, any contribution done by the owner is named as what, capital। अब यहां पे भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो 11th क्लास में बताया गया था आपको, आपने अगर 5 लाख रुपीस कैश में कंट्रीब्यूट किए तो आपका नाम जो पापा मम्मी ने रखा है जो 10th क्लास की मार्कशीट में वो नहीं होगा, योर नेम वुड बी कैपिटल। दहेज का सोफा ऑफिस में ले आए, द नेम ऑफ द बिजनेसमैन विल नॉट बी द ओरिजिनल नेम केप्ट बाय द ग्रेट पेरेंट्स बट कैपिटल ओनली। द थर्ड कैटेगरी, इसमें थोड़ा समझने वाला है, इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब एक्सटर्नल पार्टीज ने जो दया दृष्टि आपके बिजनेस में दिखाई है, द ऑब्लिगेशंस, बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल्स इज नोन एज लायबिलिटी। तो आप ओनर हैं, आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के ऊपर आप भी एक बोझ हैं। बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, बैंक भी एक बोझ है। बिजनेस ने कुछ सामान खरीदा, क्रेडिटर भी एक बोझ है। इन सब बोझों को हम लायबिलिटी और कैपिटल बोलते हैं।
तो ओनर is also the responsibility for the business. Liability is also the responsibility for the business. But बच्चों यहाँ पे आपको कुछ नया बताने जा रहा हूं जो आपने 11th में बहुत कम सुना था. Those persons who supply goods to our organization on credit, they are the creditors. ये सबको पता है. बट ये कौन से क्रेडिटर होते हैं? ये ट्रेड क्रेडिटर होते हैं. रिपीट, कौन से क्रेडिटर? ट्रेड क्रेडिटर. देयर आफ्टर आपने मशीनरी उधार में खरीदी, वो इंसान भी क्रेडिटर है, बट दे आर नॉट कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिटर, दे आर कॉल्ड एज सप्लायर्स. इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग, टेलीफोन बिल पेंडिंग, एम्प्लॉय की सैलरी पेंडिंग. दीज पीपल, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, टेलीफोन डिपार्टमेंट, ये भी आपके लिए सर्विसेज दे रहे हैं. आपने सर्विस तो ले ली बट पैसे नहीं दिए, तो ये भी कौन हो गए? आपके क्रेडिटर हो गए. ओके, इनको बोलेंगे क्रेडिटर फॉर सर्विसेज. ऐसे डेटर्स भी होते हैं. कस्टमर को सामान बेचा अपनी शॉप से, ट्रेड डेटर. पुरानी फर्नीचर खराब हो गई थी, किसी XYZ को बेच दिया, उसने पैसे नहीं दिए, वो भी डेटर है बच्चों, बट वो ट्रेड डेटर नहीं है. सम स्टूडेंट्स वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन कि सर ऐसे चीजों को क्यों आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं? चलें, सेकंड लास्ट चैप्टर जब आप अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ेंगे तो वहां पे क्वेश्चन बोलेगा क्रेडिटर्स 5 लाख, ट्रेड क्रेडिटर्स 4 लाख. तो आपको 4 लाख के ट्रेड क्रेडिटर्स लेने हैं, पूरे क्रेडिटर्स नहीं लेने. तो वहां पे चीजों में डिफरेंस आने लग जाएगा. दैट्स वाई वो अभी से क्लियर करना बहुत जरूरी है. गॉट इट क्लियर? तो जिनसे गुड्स खरीदा, ट्रेड क्रेडिटर. असेट खरीदी, क्रेडिटर हैं इन द नेम ऑफ सप्लायर्स, आप उन्हें ट्रेड क्रेडिटर नहीं बोल सकते. आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इन लोगों ने सर्विसेज दी, सेवाएं दी हैं, बदले में वी हैव नॉट गिवन देम एनी मनी, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, बट ट्रेड क्रेडिटर्स नहीं होते. एंड द फोर्थ कैटेगरी इज एक्सपेंस एंड फिफ्थ कैटेगरी इज इनकम्स. इनका भी रूल लिख लेते हैं बच्चों. असेट के लिए एवरीबडी नोज it's debit the increase and credit the decrease. Capital और liability के लिए चिल्ड्रन, credit the increase and debit the decrease. Expense पे थोड़ा ध्यान देना है, one way traffic है. Debit the increase, यहां पे credit the decrease नहीं चलता. Income के लिए credit the increase, debit the decrease नहीं चलता. समझ लीजिए बातों को क्यों, बहुत सिंपल है. Take an example children. In the month of March आपका इलेक्ट्रिक बिल 12,000 रुपीज का था, सो यू विल बी कॉलिंग योर एक्सपेंस एज 12. इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ड्यू टू सर्टेन रीजंस, बिजनेस कुछ दिनों के लिए बंद था, इलेक्ट्रिक बिल इज ओनली 9,000 रुपी. कंपेयरिंग बोथ द मंथ्स, आपका इलेक्ट्रिक बिल कम हो चुका है. यस और नो? क्या हम ऐसा बोलेंगे मार्च में इलेक्ट्रिक बिल 12,000 था, अब 9 हो गया, हैप्पी न्यूज, 3,000 का प्रॉफिट हो गया. इट इज इममटीरियल. 3,000 रुपीज इममटीरियल. इसीलिए क्रेडिट द डिक्रीज जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है. गॉट इट क्लियर? इस महीने आपने 100 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज बेचे, तो आपका रेवेन्यू 100 करोड़, क्रेडिट द इनकम्स, क्रेडिट जो हो रहा है वो 100 करोड़ होगा. अगले महीने रिसेशन आ गया बिजनेस में, लॉकडाउन लग गया, मान लीजिए 90 करोड़ के गुड्स बेच पाए, तो क्या आप बोलेंगे मेरा 10 करोड़ का लॉस हो गया? नॉट एट ऑल. सो बच्चों, इनकम और एक्सपेंस में वन साइडेड थ्योरी चलती है, द अदर साइड इज इममटीरियल. तो फिर से सुन ले लो, मार्च का इलेक्ट्रिक बिल 12,000, यू विल रिकॉर्ड योर एक्सपेंस एज 12. अप्रैल का इलेक्ट्रिक बिल 9,000, यू विल रिकॉर्ड योर एक्सपेंस एज 9. यू वोंट से कि मार्च और अप्रैल में 3,000 का प्रॉफिट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज इममटीरियल टू टॉक. तो ट्रेडिशनल रूल स्टार्टिंग में हर बच्चा पढ़ता है, हर टीचर पढ़ाता है, भाई बड़ा आसान हो जाता है अकाउंटिंग समझना, बट देयर आर सर्टेन भयंकर टाइप ट्रांजैक्शंस जो मॉडर्न रूल से तो आंसर आ जाएगा, बट ट्रेडिशनल से आपका आंसर आएगा ही नहीं. आप जर्नल के स्पेशल एंट्रीज के वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी वो पढ़े हुए हैं, तो आपको ये बातें और क्लियरली समझ में आएंगी. 11th क्लास में इस चीज पे फोकस किया था हमने. So please update the rules and the content that I have written on the screen quickly. So children, we have already done the rules. तो rules को फिर से लिखने में बिल्कुल भी समय ना बर्बाद किया जाए.
So let's get down with again a very important composition. Many a times बच्चों को लगता है receipt and income is one and the same thing. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Payment and expense is one and the same thing. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं which will clarify this concept. Cash contributed in the business. Second example, rent received, and third example is loan taken. I hope so the example is well visible to all. So चलन अगर कैश आपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया, definitely money flows in. Yes. If we have received some rent, money is flowing in. If we have taken some loan, money is flowing in. But can we say loan taken is an income? हाँ सर, अगर विजय माल्या होते तो जरूर बोलते हैं लोन टेकन इज एन इनकम. कौन हमें वापस करना है? सो लोन टेकन के केस में मनी इज कमिंग इन, बट सॉरी टू से ये किसी भी एंगल से हमारी इनकम नहीं है. कैश कंट्रीब्यूटेड इन द बिजनेस, डेफिनेटली मनी इज कमिंग इन, बट ये किसी भी एंगल से हमारी इनकम नहीं है. रेंट रिसीव्ड, मनी इज ऑल्सो फ्लोइंग इन and it increases the financial capacity of the business, so it is an income. तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. When we contributed capital, we received rent, we took loan, तीनों केसेस में बच्चों मनी आ रहा है, but it doesn't always mean कि ये इनकम है. रेंट रिसीव्ड के केस में चिल्ड्रन मनी तो आ रहा है, मनी आ रहा है, एज वेल एज इनकम भी है. कैश कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द बिजनेस के केस में मनी इज कमिंग इन, बट ये इनकम नहीं है. लॉजिक सबको समझ में आया? सो कभी भी इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि पैसे का आना रिप्रेजेंट्स इनकम. इट मे बी, इट मे नॉट बी. अनदर एग्जांपल आई हैपन टू टेक, रेंट अक्रूड. रेंट अक्रूड मतलब जो लैंडलॉर्ड है वो अपने टेनेंट को कह रहा है भाई तुम्हारा किराया ड्यू हो गया मिस्टर टेनेंट, तुमने दिया नहीं. कह रहा अभी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, आई विल पे नेक्स्ट मंथ. इनकम है ये, बट इट इज नॉट रिसीव्ड इन कैश. फिफ्थ पॉइंट चिल्ड्रन, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. सबको नजर आ रहा होगा. इट इज एन इनकम चिल्ड्रन, बट इज एनी मनी फ्लोइंग इन द बिजनेस? नो. ये बात कैसे क्लियर हुई दैट नो मनी इज फ्लोइंग इनटू द बिजनेस? क्रेडिट सेल है. सो इनकम के केस में मनी माइट इनफ्लो, जरूरी नहीं है कि पैसा आएगा, पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता. बट रिसिप्ट के केस में इट इज वेरी मच नेसेसरी दैट इनफ्लो ऑफ मनी तो होगा ही होगा. सो इन केस ऑफ रिसिप्ट, इनफ्लो ऑफ मनी इज कंपल्सरी, बट इन केस ऑफ इनकम चिल्ड्रन मनी माइट इनफ्लो, ये जरूरी नहीं है. रिसिप्ट के केस में ऑलवेज कैश और बैंक विल बी डेबिटेड, बट इनकम के केस में इट मे बी डेबिटेड लाइक इन केस ऑफ रेंट. ये जरूरी नहीं है all money which flows in represents income. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. It is again not necessary कि जब भी आपकी इनकम हो रही है तो आपको कैश मिले. हो सकता है क्रेडिट में सेल हुई तो बाद में पैसे मिलेंगे. टेनेंट से रेंट लेना है, बाद में वो रेंट देगा. अंडरस्टूड? तो प्लीज कॉपी द कंप्लीट कॉम्पोजिशन रिलेटेड विद रिसिप्ट्स एंड इनकम्स. Then I explain payment and expenses also. So payment means where money flows out. It may be an expense, it may not be an expense. आपने कभी पहले क्रेडिटर से गुड्स खरीदे थे बच्चों, सप्लायर से, और आज आप उसको पैसे दे रहे हैं, तो इट इज नॉट एन एक्सपेंस. आई रिपीट, इट इज नॉट एन expense. It is only outflow of money. So before we proceed further, please write with the receipts real in brackets and income के साथ लिख लीजिए nominal. ऐसे ही पेमेंट में लिख लीजिए real and here put nominal. So take an example here children. Example A, loan repaid. आपने लोन लिया था, रीपे कर दिया. Cash drawn from the business or from the bank. Wages paid. So children, wages paid is a common example.
which would coincide in case of payment also as well as expense also. But loan repaid and cash drawn, it is a payment, money is going out, but it is not an expense. Thereafter, rent due. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर रेंट ड्यू है तो ये तो लायबिलिटी हो गया, इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसकी जर्नल एंट्री मेरे को क्या बताएंगे? आई एम पुटिंग इट एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन. रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट. सो चिल्ड्रन, ये जो रेंट डेबिट में आपको नजर आ रहा है, दिस एलिमेंट इज ऑफ एक्सपेंस. आई रिपीट चिल्ड्रन, ये जो रेंट डेबिट में नजर आ रहा है, दिस एलिमेंट इज ऑफ एक्सपेंस. एंड ये जो आउटस्टैंडिंग है, इट इज योर लायबिलिटी. सर्विस मिल चुकी है, कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट, तो आप रेंट को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, बट क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है तो नो मनी इज फ्लोइंग आउट. सो these examples give a clear cut distinction between receipt and income as well as payment and expense. आप इन दोनों को कभी भी सेम नहीं मान सकते, क्योंकि बच्चों अगर रिसिप्ट इनकम होती और पेमेंट एक्सपेंस होती तो शायद कैश बुक के बाद अकाउंटेंसी में कुछ बनाना ही ना पड़ता, या ट्रेडिंग पीएल के अलावा कुछ ना बनाना पड़ता. सो हाउ मच मनी द बिजनेसमैन होल्ड्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये रिसिप्ट और पेमेंट के कॉम्बिनेशन से पता लगेगा जो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है. एंड अर्न कितना किया, ये इनकम और एक्सपेंस के कॉम्बिनेशन से पता लगेगा जो ट्रेडिंग एंड पीएल में रिकॉर्ड होता है. सो कैश बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, सब जानते हैं. ट्रेडिंग पीएल इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस. तो एवरी बिजनेसमैन इज इंटरेस्टेड इन बोथ चिल्ड्रन. कैश का भी कंटेंट उसको पता होना चाहिए, एज वेल एज प्रॉफिट या लॉस भी पता होना चाहिए. तो बिजनेसमैन फॉलोज ओनली कैश बेसिस, ऐसा नहीं है. बिजनेसमैन फॉलोज ओनली अक्रूवल बेसिस, ऐसा नहीं है. कैश ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग के लिए कैश बुक बनती है, दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस. इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए ट्रेडिंग पीएल बनता है, विच इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस. तो एवरी बिजनेसमैन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉलोज कैश बेसिस ऑल्सो, अक्रूवल बेसिस ऑल्सो, और दोनों को जब मिलाते हैं तो जो बनता है दैट इज नोन एज हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे कैश बेसिस भी चाहिए, अक्रूवल बेसिस भी चाहिए. सो प्लीज अपडेट दिस चिल्ड्रन. एंड फिर कुछ जर्नल एंट्रीज के मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं. आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू प्लीज कॉपी दैट एज वेल. Do this much super quickly. So it is very, very, very important to have a clear cut distinction between these children. नहीं तो जब आप एंट्री कभी कभी रिसिप्ट की पढ़ेंगे, आप वहां पे नॉमिनल अकाउंट अप्लाई कर देंगे और बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरी एंट्री का. कभी कभी आप इनकम के ऊपर रियल अकाउंट अप्लाई कर देंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका भी. सो बहुत क्लियरली ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए. जब आप पहला यूनिट पढ़ेंगे अपना 12th में, पार्टनरशिप, आज से कुछ दिन बाद, तो वहां पे आपको लगेगा पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहां पे रिसिप्ट का लॉजिक. और अगर आप इनकम का लॉजिक अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर तो आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल भी आती है तो क्रेडिट होती है, इनकम भी क्रेडिट होती है तो क्रेडिट तो होगा, बट अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं इफेक्ट गड़बड़ा देगा. तो लाइक चाय में ज्यादा चीनी पीना अच्छा तो बहुत लगता है, बट हो सकता है 5 साल बाद भयंकर इंसुलिन का मिसमैनेजमेंट हो जाए बॉडी में और डायबिटिक हो जाए नॉर्मल इंसान. So that's why this difference should be very clearly understood. So children, further I have written some composition here as well. So I want everybody to update this also in your copies. Cash contributed into the business. It's an inflow, but nowhere it's an income, children. Loan taken from bank. Again, it is an inflow, but not an income. So here you will find cash belonging to the category of real account, and bank belonging to the category of artificial personal. ऊपर मैंने आपको बताया था cash और bank will always be debited. Same follows here. Rent received, children. Cash is coming in, आपने debit कर दिया. Rent belongs to the category of income. But here rent belongs to the category of income, children. Accrued rent belongs to the category of asset. So in the entry for rent received, जिसे हम इनकम बोल रहे हैं, as well as rent accrued, आपको इनकम तो दोनों जगह नजर आ रहा है. Here we have cash, children, but here everybody must be seeing कि कैश जैसा कुछ भी नहीं है. So यही बात यहाँ पे आती है, कैश और बैंक
may be debited. I repeat children, कैश और बैंक may be, ये जरूरी नहीं कि हमेशा डेबिट होगा, डेबिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. Okay, same is the case with cash withdrawn. Here children, it reflects outflow of money. बिजनेस से पैसा जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, और मनी इज मूविंग फ्रॉम बैंक. Whereas लोन आप रीपे कर रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी कम हो रही है. बिजनेसमैन इज रिसीविंग द मनी, ही इज द रिसीवर. तो पैसा तो जा रहा है बट कहीं पे भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट की बात नहीं आ रही है, तो यहां पे एक्सपेंस नहीं है. रेंट पेड, और even children when it is due, you can say the rent being an expense we have debited and money is going out, so it's an outflow. Wages being an expense, आपने डेबिट जरूर किया है बच्चों, but outstanding wages represents your liability. So same goes here. जब भी आप पेमेंट करेंगे, always children, cash or bank will be credited, but in case of expense it may be credited, it may not be credited. So when expense is paid, आप कैश और बैंक को क्रेडिट करेंगे, but when it is not paid, तो कैश जैसा कुछ नहीं आएगा. तो बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम से मैंने बताया आपको. ये हमेशा याद रखिएगा, रिसिप्ट एंड इनकम दो अलग अलग चीजें हैं. एक्सपेंस एंड पेमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स. कभी भी इनको एक जैसा मत मानिएगा. बी क्विक टू दिस. So I hope so this clear-cut understanding went well, children. Let's continue with the new topic. ये तो आप समझ गए how to do this. Titled as postings in ledger. Some people might say कि सर जर्नल पढ़ा नहीं, लेजर आप सीधे पढ़ा रहे हैं. मैं क्लास 12th पढ़ा रहा हूँ, 11 नहीं पढ़ा रहा. आई होप सो जर्नल सबको आता है, और अभी अभी हमने जर्नल किया भी है. सो चिल्ड्रन, प्राइमरली आप 5 लेजर अकाउंट्स बना लीजिए बेस्ड ऑन मॉडर्न क्लासिफिकेशन. फर्स्ट फॉर असेट, then expense, then capital, then liability, and at last income. And you can prepare it as a T account also. Everybody knows in the ledger account, left hand side is called as the debit and right hand side is called as the credit, children. So सबसे पहले हम अकाउंट को टाइटल कर देते हैं as assets account, children. Second account will be titling as expenses account. आप expense भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Then we have the account for capital. Thereafter we have liabilities account, or at last we call it as incomes account. So कोई भी लेजर आप बनाएंगे इन 5 कैटेगरीज में ही होगा. वो छठी कैटेगरी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है. सो सबको इसके मॉडर्न अकाउंट्स के रूल्स भी पता है, अभी अभी हमने लिखे थे, फिर से लिख देते हैं. असेट का रूल है चिल्ड्रन, डेबिट द इंक्रीज. सिमिलरली फॉर एक्सपेंस ऑल्सो डेबिट द इंक्रीज. एंड देन असेट के लिए आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्रेडिट द डिक्रीज. For capital, it's credit the increase, as well as children. For liabilities, it is credit the increase, and income के लिए भी credit the increase. Thereafter, कैपिटल में डेबिट साइड में आप लिखेंगे डेबिट द डिक्रीज, एंड फॉर लाइबिलिटीज ऑल्सो इट इज डेबिट द डिक्रीज. सो असेट के लिए एरो मार्क कर लीजिए, डेबिट साइड में अपवर्ड, क्रेडिट साइड में डाउनवर्ड.
सेम फॉर एक्सपेंसेस। कैपिटल और लाइबिलिटी के लिए चिल्ड्रन क्रेडिट साइड अपवर्ड्स, सेम फॉर इनकम, एंड कैपिटल एंड लाइबिलिटी में डेबिट साइड डाउनवर्ड्स रिप्रेजेंटिंग इंक्रीज। सो कभी भी आपको लेजर बनाना हो और आपको पोस्टिंग ही जर्नल से करनी है, नॉट एन इशू, बट 11th क्लास में तो हमेशा आपने जर्नल देख के लेजर बनाया बच्चों। 12th में ऐसा कभी भी नहीं होगा, आपका लेजर अलग चलेगा और जर्नल अलग। इफ जर्नल इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, लेजर वोंट बी आस्क्ड। इफ लेजर इज आस्क्ड, जर्नल वोंट बी आस्क्ड। वहां पे आपको ये स्ट्रैटेजी काम आती है कि अगर आप असेट रिलेटेड अकाउंट बना रहे हैं एंड थिंग्स आर इंक्रीजिंग तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, एंड इफ दे आर डिक्रीजिंग तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने कैश बुक भी बनाई 11th में बिना जर्नल बना के, दिमाग में जर्नल एंट्री करके। इस तरीके से, इस ट्रिक से आपकी स्पीड बहुत तेज डेवलप होगी। एक्सपेंस का अकाउंट है तो इट इज ऑन द डेबिट साइड इंक्रीज, कैपिटल लाइबिलिटी है तो इंक्रीज ऑन द क्रेडिट एंड डिक्रीज ऑन द डेबिट। सो अपडेट दिस फास्ट, देन वील अंडरस्टैंड कि लेजर में बैलेंस किस तरह का होता है। सो आफ्टर दिस योर नेक्स्ट हेडिंग वुड बी टाइप ऑफ लेजर बैलेंसेस। लेजर अकाउंट का बैलेंस भी समझना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। दो तरह के बैलेंसेस आपको जनरली मिलते हैं। प्लीज कॉपी द लेजर अकाउंट्स, फिर हम बैलेंसेस की स्टडी करते हैं। As I am drawing the format, people can also draw left debit and right credit. Update this, then I proceed further. So let's understand the type of balance, children. Take an example. You prepared a ledger in which आपने 20,000 लिखा डेबिट में, 10,000 लिखा, 8,000 लिखा and 2,000 लिखा, and credit में you have only 3,000 and 4,000. So definitely 20 plus 10 is 30 plus 8, 38 plus 2, the total is 40. And this side you have 7. Which side, children, do we feel is short? Credit side. So 40 on the debit and 7 on the credit. Kiss side pe shortage hai? Credit side pe. How much? 33,000. So we'll be putting here by balance carried down 33,000. And total लिख देंगे हम on the very same line, children. The total was coming 40,000 rupees. And debit side पे आप लिख देंगे to balance brought down 33,000. I hope so people understood this. So children, this type of balance is known as debit balance. I repeat, children, this type of balance is known as debit balance. So this is an account which is said to have which type of balance? Debit balance, children. Brought down debit side में appear हो रहा है, which represents two things. या तो ये अकाउंट asset का होगा और या तो ये अकाउंट एक्सपेंस का होगा, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं हो सकती। सिमिलरली नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द अकाउंट जिसमें इसका रिवर्स काम करेगा, डेबिट क्रेडिट। टेक एन एग्जांपल, आपने क्रेडिट में लिखा 20,000, वन मोर 20,000 and 10,000, and debit you are putting 4,000 and 5,000. So again बहुत simple है, it's 50 on the credit, children, and 9 on the debit. Which side we happen to find the shortage? Debit side. The answer is 41,000, and we'll be putting it as to balance carried down. Common line पे आप टोटल शो करेंगे। 11th में बैलेंसिंग में भी बहुत बच्चे गलती किया करते थे। सो टोटल पुट कर देंगे हम बच्चों 50,000 and here we'll put by balance brought down 41,000.
So again, we have three categories here, children. If you get brought down on the credit, might be possible it is an account which represents capital or liability or income. So it is an account having credit balance. So ये बात सबको समझ में आ गई होगी. If brought down appears on the credit side, account is said to have credit balance. Brought down appears on the debit side, account is said to have debit balance. बात समझ में आई चलो. So brought down debit में है तो debit balance होगा. Brought down credit में है तो credit balance होगा. Debit balance will always be of two things, either assets or expense. Credit balance तीन में से किसी एक का हो सकता है, या तो capital, या तो liability, या तो income. Put it quickly, children. I hope so everybody happens to complete this. सबको समझ में आ गया type of balances? किसी को कोई doubt, किसी की कोई query? पक्का? So let's proceed further, children. So ledger balances I have already told. So ledger balance जो यहाँ पे text लिखा हुआ है हमने already कर लिया है. और अब लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी. Asset है, capital है या liability है, तो these things would appear in balance sheet. Expenses है and incomes है, children. So this would appear in trading and PL account. Okay. खैर ये तो आप समझ जा चुके हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. This is the most important thing, the new thing that we need to understand, children. Accounting cycle in various forms of business organization. 11th में आप सबने पढ़ा था what is sole proprietorship. First and foremost it was taught कि हम जर्नल बनाते हैं, बट अगर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बहुत सेगमेंटेड, बहुत अच्छा चाहिए, तो जर्नल की जगह पे आप बनाते हैं जर्नल प्रॉपर एंड सब्सिडरी बुक्स. Thereafter we used to prepare ledger and thereafter we used to prepare trial balance और trial balance के बाद final accounts. After that in final accounts हमारा composition क्या होता है? सबसे पहले financial statements में manufacturing account बनता है, बट ये आपके 11th के सिलेबस में कभी था ही नहीं. Then we used to prepare trading and PL and thereafter children balance sheet. ये तो 11th का ज्ञान था. In class 12th आपकी सबसे पहले जो यूनिट पढ़ाई जाएगी आपको, that is children partnership firms. ये भी जर्नल प्रॉपर, सब्सिडरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब कुछ बनाते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाएंगे, ट्रेडिंग पीएल भी बनाएंगे. बट दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में बच्चों ओनर एक ही होता है, बस ओनली वन. बट इन पार्टनरशिप देयर आर मेनी. सो प्रॉफिट नीड्स टू बी डिवाइडेड अमंग दीज पार्टनर्स. सो हमें बनाना पड़ता है व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस appropriation or appropriation account, where the word appropriation means division. The word appropriation means division. And thereafter children आप बनाएंगे personal account of partners. क्यों सर personal account की क्यों जरूरत है? If people remember, liability side में आप capital लिखते थे. We used to subtract drawings, add net profit और subtract net loss. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था तो प्लस करते थे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता था तो माइनस, और अगर इंट्रोडक्शंस होता था तो प्लस करते थे. सो 1 2 3 4 5 6 6 लाइनें एक इंसान के लिए. पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए बच्चों 50 पार्टनर्स हैं. व्हाट इज 50 into 6? 300 लाइंस तो आपकी बेकार हो जाएंगी सिर्फ कैपिटल का ही स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए. इसी को शॉर्टकट वे में अप्लाई करने के लिए वी प्रिपेयर व्हाट इज टाइटल्ड एज पर्सनल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. सिर्फ यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है. और जॉइंट स्टॉक कंपनीज की भी आपकी एक यूनिट है 12th में. जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी बच्चों जब अकाउंटिंग करती हैं तो पहले जर्नल बनाएंगी, जर्नल प्रॉपर या सब्सिडरी बुक साथ में बन जाएगा, फॉलोड बाय लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स बच्चों ये बनाएंगे. बट इसके बाद they do not prepare manufacturing, trading, PL. इन तीनों का एक कॉम्बो बनता है इसमें, and that is statement of PL. They do not prepare PL appropriation. What do they prepare is statement of PL appropriation. Meaning to say, account got converted into statement.
बैलेंस शीट सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बनती है, पार्टनरशिप फॉर्म्स भी बनाती हैं, कंपनीज भी बनाती है, बट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो 30 अगस्त को एनैक्ट हुआ था हमारे देश में, एज ऑफ टुडे कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाएगी, दे विल प्रिपेयर रादर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, दे वुड प्रिपेयर रादर स्टेटमेंट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन, और बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल की बजाय बनेगी वर्टिकल फॉर्मेट में। चल रहे हैं, क्यों वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगा सर, क्यों स्टेटमेंट है? ऐसा इसलिए किया गया कि जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई, इकोनॉमिक पॉलिसी लिबरलाइजेशन की जब 1991 में आई थी, तो उन्होंने इंडिया में कदम रखे, बिजनेस करना स्टार्ट किया, साथ साथ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज भी कुछ करने लग गए। और जब चोरों को पकड़ा गया, दे यूज्ड टू से कि हमारा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपके सिस्टम से दूसरा है, फर्क है, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, इसलिए हमसे गलती हुई है, फ्रॉड नहीं हुआ। वो मिस्टेक को फ्रॉड का नाम दे रहे थे। आई रिपीट चिल्ड्रन, मिस्टेक को फ्रॉड का नाम दे रहे थे। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट बड़ी चतुराई की, हमारी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम वही सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इंडिया में आपको अडेप्ट करवा देंगे जो आप अपने देश में करते थे। तो कंपनीज एक्ट में चेंजेस किए गए, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल को हटा के स्टेटमेंट ऑफ पीएल लेके आए, पीएल अप्रोप्रिएशन को हटाकर स्टेटमेंट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन लेके आए, ताकि अब वो अपनी चोरी को, फ्रॉड को मिस्टेक बता के बच ना पाए। और हमारे बिजनेसमैन जो है उनको तो हम मरम्मत, रिपेयर, मेंटेनेंस कर ही लेंगे उनका, क्योंकि वो तो अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। समझ में आ गई बात सबको? सो कंपनीज का स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड पीएल अप्रोप्रिएशन 12th के सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो पार्ट बी का 20 नंबर का सिलेबस आपके सिर के ऊपर से बाउंस कर जाएगा। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड आफ्टर बैलेंस शीट बच्चों, कंपनीज बहुत ढेर सारी चीजें बनाती हैं, बट योर पार्ट ऑफ सिलेबस कॉन्स्टिट्यूट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट इज दैट? जब पढ़ेंगे देन आई विल बी एबल टू टेल यू बेटर। तो लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों हमने अकाउंट की जगह स्टेटमेंट बनानी स्टार्ट की, ताकि हमको भी फॉरेन कंपनीज के ऊपर ज्यादा शिकंजा कसने का मौका मिल पाए। सो दे आर अंडर आवर कंट्रोल, और वो अपने फ्रॉड को मिस्टेक बता के बच ना पाए। सो आई होप सो थिंग्स वेंट वेल। सो ये आप अपनी कॉपी में लिख लें। एंड चिल्ड्रन, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल होगा, दैट विल बी ऑन टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, और उसके बाद फिर हम अपने 12th क्लास के सिलेबस के जूतों में घुस जाएंगे। एनी क्वेरीज? मोस्ट वेलकम। तो चिल्ड्रन, कंप्लीट दिस क्विकली, बस हेडिंग लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। अगले लेक्चर में हम इसी को स्टार्ट करेंगे। ओके।